पेपर हुए 1 हफ़्ता हो गया है और पिछले 1 हफ़्तों से मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला था। इसका सिर्फ़ एक रीज़न था कि पेपर के बाद लिटरली मैं स्पीचलेस था। मैंने यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट दिए हैं और हर बार मेरे प्री में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। बट मैं आज आप सबके सामने ये लिटरली कन्फेस कर रहा हूँ कि इस पेपर में अगर मैं बैठता तो ये पेपर मुझसे क्लियर नहीं हो पाता। बहुत लोग बोल रहे हैं कि पेपर बहुत टफ़ था और कैसे क्वेश्चंस बने हुए थे। मेरे हिसाब से पेपर टफ़ नहीं था, पेपर बिल्कुल बकवास था। टफ़ पेपर क्या होता है कि आप चीज़ें पढ़ के जाओ और उसमें से क्वेश्चन पूछे तब आप नहीं कर पाओ, फिर आप बोलो कि यार जो चीज़ मैंने पढ़ी थी, जो मैंने प्रिपरेशन किया था उसमें से चीज़ें नहीं आई। बट ये पेपर बिल्कुल अनरीज़नेबल था। आप चाहे जीएस का पेपर उठा के देख लो, चाहे सीसर का उठा के देख लो, समझ में नहीं आ रहा है कि यूपीएससी क्या पूछना चाहती है, क्या करना चाहती है। और 1 सेकंड में मैं जानता हूँ कि हज़ारों लोगों की मेहनत को मिट्टी कर दिया गया। पेपर में ऑप्शंस ऐसे सेट थे कि लिटरली ऐसा लग रहा था कि कोई चाहता नहीं कि आप एग्ज़ाम क्लियर करो। बहुत लोग बोल रहे हैं कि इसके बाद भी कि यार यूपीएससी को 15,000 लोग मिल जाएंगे, प्री क्लियर कर लेंगे। बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। ऐसा कोई नहीं बोल रहा है कि यूपीएससी को 5 या 6 लाख लोगों में से 15,000 नहीं मिलेंगे। 15,000 तो तब भी मिल जाएंगे जब यूपीएससी बोल देगा कि आपको तैयारी नहीं करनी है। एक बॉक्स में मैं एस्पिरेंट के नाम का चिट रखता हूँ, आप चिट निकालो, जितने लोग का नाम निकलेगा वो क्वालिफाई कर जाएंगे। और मुझे लगता है कि अब यही सिस्टम हो गया है। नॉलेज बेस्ड पेपर बिल्कुल रहा नहीं और ये प्योरली लक बेस्ड हो गया है। 4 ऑप्शन में से कौन से सही है कौन से गलत ये आपको नहीं पता रहेगा तब भी चल जाएगा। बस आपको ये पता रहे कि भाई 2 सही है या 2 गलत है। उसमें से कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है। और आप एक चीज़ देखो यहाँ पे कि फ्यूचर में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इस टाइम पे 2 लोग जो है वो सेम पायदान पे हैं। जिनको ये पता होगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है उनका भी सही हो जाएगा और जिनको पता है कि भाई ये ऑप्शन गलत है उनका भी सही हो जाएगा। तो यूपीएससी यहाँ पे चेक क्या करना चाहती है और किस तरीके का पेपर बनाना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि कोई स्टैंडर्ड अब सेट है। कोई खुन्नस निकालने वाली बात होती है ना कि भाई चलो मैं खुन्नस निकालता हूँ और मतलब बिल्कुल कोई क्या बोले ये समझ में नहीं आ रहा है। और पिछले 6-7 दिनों में ये पेपर होने के बाद भी अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ भी निकाल रहे हैं। कोई ये बोल रहा है कि हमारे नोट्स से इतना आ गया, कोई ये बोल रहा है कि आपने ऐसे तैयारी की होती तो ये हो जाता, वैसे तैयारी की होती तो वो हो जाता। सब कुछ होने के बाद, पेपर देखने के बाद, बैठ के एनालाइज़ करने के बाद, एक 25-30 लोगों की टीम बना के देखने के बाद सबको समझ में आता है कि इसका आंसर ये होगा, इसको हम ऐसे अप्रोच कर लेते। बट आपको वहाँ पे 2 घंटे बैठ के पेपर को सॉल्व करना था। इन सब के बाद भी मैंने 6 दिन एनालाइज़ किया। कोई भी एक ऐसी कोचिंग नहीं है जो 90-95% एक्यूरेट आंसर की निकाले। किसी के आंसर की में 10 क्वेश्चन में चेंज आ रहे हैं, किसी में 15 में आ रहे हैं। सीसेट की तो आप बात ही मत करो। ये पेपर ऐसा हो गया है कि जो ह्यूमैनिटीज़ हो गए, जो मेडिकल कर रहे हैं, जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए पेपर बना ही नहीं था। इवन बैंकिंग के क्वेश्चन जो होते हैं वो भी ज़्यादा स्टैंडर्ड आते हैं एज़ कम्पेयर टू जो यूपीएससी ने सीसेट में पूछा। अगर मैं सच बात बोलूँ तो यूपीएससी अब नॉलेज का टेस्ट रहा ही नहीं है। एटलीस्ट इस पेपर को देखने के बाद तो यही समझ में आता है कि उस दिन आपका लक लगा, उस दिन भगवान की कृपा आपके ऊपर हुई तो आप क्वालिफाई कर लोगे, नहीं कृपा हुई तो भाई फिर अपना आप रास्ता देख लो। सीसेट ऐसा पेपर था कि मुझे लगता है कि ये ब्यूरोक्रेट बनाना नहीं चाहता, ये टेक्नोक्रेट बनाना चाहता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे कि उसका कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। आप सीसेट का सिलेबस उठा के देखोगे तो लिखा रहता है कि 10th लेवल का मैथ आएगा। चलिए मानता हूँ कि 10th लेवल का मैथ नहीं देते हैं, लेकिन आप इस पेपर के थ्रू चेक क्या करना चाहते हो। मैं काफ़ी लोग को जानता हूँ, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स सेलेक्टेड हैं, काफ़ी आईआईटी से हैं, एनआईटी से हैं, उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। वो पूछ रहे हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, इसका गलत आंसर क्या होगा। तो फिर आप ये सोचो कि जो स्टूडेंट्स सीसेट को प्रिपेयर कर रहा है वो कैसे प्रिपेयर करे। कोई भी एग्ज़ाम का एक सोल होता है, एक पैटर्न होता है, बट इस पेपर के बाद मुझे लगता है कि वो सोल ही मर गया है। ऊपर से काफ़ी लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं एग्ज़ाम को कि यूपीएससी जो है उसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, वहाँ क्या पूछ लेगा, अंडर द सन अंडर द स्काई कुछ भी पूछ सकता है। तो आप या फिर ऐसे तैयारी करके जाओ कि कुछ भी पूछ लेगा, कुछ भी मैं पढ़ के जाऊँ। सब कुछ पढ़ने के बाद भी तो चीज़ें सॉल्व नहीं हो पा रही ना। ऑप्शन कैसे सेट किया जा रहा है आप ये खुद देखो। मैं पहले भी ये बोलता था कि कोई भी पेपर को टफ उसका क्वेश्चन नहीं बनाता, उसके ऑप्शंस बनाते हैं। यहाँ ऑप्शंस कैसे सेट किए गए हैं। पिछले साल 8-9 क्वेश्चन थे जिनमें ऐसे ऑप्शंस बने थे। इस बार तो मोर देन हाफ ऑफ द पेपर में सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन थे। तो वहाँ पे आप लक लगाओ, आपका लक लग रहा है तो अच्छी बात है, लक नहीं लग रहा है तो फिर आप अपनी किस्मत को कोसो। हमारे कर्मों पे, हमारे हार्डवर्क पे तो चीज़ें अब डिपेंड रही नहीं है। आपके एंसेस्टर्स ने कुछ अच्छे काम किए होंगे, उनके कर्मों का फल मिलेगा आपको, तभी आप इस पेपर को क्लियर कर पाते। हो सकता है कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट हो और उनके लिए पेपर बहुत हल्का हो, बहुत हलवा हो,
बट मैं उन नॉर्मल एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल इस पेपर को दिया है, हर चीज़ पढ़ी है, जो बस में था वो भी किया, जो बस में नहीं था वो भी किया। कई बार ऐसा होता है ना कि पेपर देने के बाद आपको समझ में आता है कि आपकी गलतियाँ कहाँ थी और आप क्या इम्प्रूव कर सकते हो। बट मुझे लगा कि इस पेपर को देने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी गलती कहाँ थी। आप इस पेपर से क्या सीख ले सकते हो, कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर पेपर ऐसा नहीं होता तो एक बार मैं आपको बोलता भी कि आप अपनी गलती यहाँ आइडेंटिफ़ाई करो, गलतियाँ यहाँ देखो। बट इस पेपर के बाद मैं आपको एज़ अ बिग ब्रदर, एज़ अ मेंटर, जो भी आप सोचो, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि खुद के ऊपर, खुद के पोटेंशियल के ऊपर, खुद के हार्डवर्क के ऊपर बिल्कुल डाउट मत करो। ये पेपर आपके वर्थ को बिल्कुल डिफ़ाइन नहीं करता। और प्लीज़ स्टॉप मेकिंग यूपीएससी योर लाइफ। इस एग्ज़ाम के पीछे पागलों की तरह भागना छोड़ दो, क्योंकि पेपर अगर ऐसा आएगा तो आप साल भर क्या मेहनत करोगे ये मैटर नहीं करता। एग्ज़ाम के दिन जाके क्या होता है क्या नहीं होता है सिर्फ इतना मैटर करेगा। किसी का तुक्का लग गया, किसी का लक चल गया, वो अंदर हो गया। किसी का तुक्का नहीं लगा, किसी ने सिर्फ अपने नॉलेज पे खेला तो वो बाहर हो गया। हर एग्ज़ाम में लक फैक्टर होता है, ये कोई कह नहीं सकता कि लक फैक्टर नहीं होता। बट जब कोई एग्ज़ाम प्योरली लक बेस्ड हो जाता है ना, तब वहाँ पे आपको रेड फ्लैग दिखना स्टार्ट हो जाना चाहिए। मैक्सिमम जितनी भी कोचिंग है उनको स्टूडेंट से फ़र्क ही नहीं पड़ता है। पहला दिन ख़त्म हुआ एग्ज़ाम का, दूसरे दिन स्टार्ट हो गया कि मेंस का प्रोग्राम ले लो, 3 महीने में मेंस ख़त्म हो जाएगा, 2 महीने में ये ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। अरे यार, हद होती है। मतलब सही बात है ना, मतलब कलयुग चल ही रहा है। बच्चों का आप खून चूस लो, छोड़ो मत उनको कि वो ज़िंदा रहें। अरे क्या करना है यार इतने पैसे बना के और ये सब चीज़ करके जो दूसरों की ज़िंदगी को दाँव पे लगा के मिले। आपसे कैंसर की बन नहीं रही है। 300-400 लोगों की टीम बना के भी आप इस पेपर का सही आंसर नहीं दे पा रहे हो एग्ज़ाम के 2 दिन 3 दिन बाद। फिर आप ये कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि जो एग्ज़ाम देने बैठा है उसका दिमाग ऐसे चल जाना चाहिए। यूपीएससी अब कंपटीशन एलिमिनेट नहीं कर रहा है, लिटरली वो कंपटीशन को मार रहा है, ख़त्म कर रहा है कंपटीशन। एंड इट्स हाई टाइम नाउ कि आपको भी अपने दिमाग में चीज़ों को क्लियर रखना होगा। पिछले 6-7 दिनों में मैंने काफ़ी पेरेंट्स से बात की, मुझे काफ़ी मैसेज आए और वो सिचुएशन देख के ना लिटरली मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता मुझे फ़ील कैसा हो रहा है। जो इस फील्ड में नहीं होता, जो आपके शूज़ में नहीं होता, वो समझ नहीं सकता है। न्यूज़पेपर में आप देख लोगे कि मैंने 15 दिन पढ़ के एग्ज़ाम निकाल लिया, मैंने आधे घंटे पढ़ के एग्ज़ाम निकाल लिया। और जो हमारे पेरेंट्स हैं, मुझे पता है कि उनसे जितना हो सकता है वो करते हैं। बट मुझे काफ़ी पेरेंट्स से बात करके ये पता लगा कि अपने बच्चों पे कहीं न कहीं उनको यकीन भी नहीं है। इतनी चीज़ें चलती रहती है ना कि तुम मेहनत करोगे तो हो जाएगा। अरे भाई, ये पेपर मेहनत पे डिपेंड ही नहीं करता है। ये पेपर, मैं फिर से ये बात बोल रहा हूँ कि ये पेपर मेहनत पे डिपेंड करता ही नहीं है। आपके पास कितना नॉलेज है, आप कितना जानते हो, आपने कितने घंटे पढ़ाई की है। एग्ज़ाम का पेपर ऐसा आया था कि सब कुछ हवा हो गया। मैंने पेपर से पहले बोला था कि आपको पहला क्वेश्चन ना आया तो आप लास्ट से स्टार्ट करो, लास्ट वाला ना आया तो बीच से स्टार्ट करो। बट यहाँ पे तो शुरुआत ही नहीं हो पा रही थी कि हम लास्ट से पढ़ें, फर्स्ट देखें, सेकंड देखें, बीच से पेपर स्टार्ट करें। कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा फैक्चुअल थी कि स्टेट पीसीएस को भी फेल कर दिया था इस पेपर ने। कट ऑफ की बात करें तो अलग अलग कोचिंग्स कट ऑफ निकाल रही है, कोई 70 कह रही है, कोई 75 कह रही है। आप ये खुद सोचो कि एक ऐसा एग्ज़ाम हो रहा है, ब्यूरोक्रेट का एग्ज़ाम हो रहा है, आप आईएएस बनोगे, आप आईपीएस बनोगे और 200 में से 75, 80, 85 कट ऑफ जा रहा है। तो आप क्या चेक करना चाहते हो इससे? कौन सा नॉलेज चेक करना चाहते हो? मुझे लगता है कि आप साल भर नहीं पढ़े होते, कुछ बेसिक चीज़ें देख के जाते, तब भी आपका पेपर वैसा ही होता है जैसा आप साल भर मेहनत करके देते। और सबसे बुरी बात यह है कि इससे इंसान के अंदर सेल्फ डाउट आ जाता है कि यार मेरा हो ही नहीं रहा है, मैं इसके लायक नहीं हूँ। और ये चीज़ मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने अंदर बिल्कुल मत लाओ। पिछले दिनों मैंने काफ़ी लोगों से बात की जिनकी तैयारी बहुत ही अच्छी नहीं थी। पिछले 1 या 1.5 महीने से तैयारी स्टार्ट की थी और पेपर सिर्फ इसलिए देने गए थे क्योंकि उन्होंने फॉर्म भर दिया था और वो पेपर क्लियर भी कर रहे हैं। अंधाधुन उन्होंने 90-95 अटैम्प्ट किया है, कुछ सही हुआ, कुछ गलत हुआ, बट उनका लक वहाँ काम कर रहा है और अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताओ अब क्या पैरामीटर रहा? या तो हम पढ़ाई कर लें, अपने कोर्स कंप्लीट कर लें, या तो फिर लक को लेके बैठे रहें और एग्ज़ाम से पहले जाके मंदिर में भगवान को प्रसाद चढ़ा के आएँ कि भगवान मेरे साथ रहना, मेरी किस्मत अच्छी कर देना। और यही सब रीज़न है, ना मैंने आपको कट ऑफ बताया, ना मैंने आंसर की निकाला। क्या मैं आपको कट ऑफ बताऊँ? क्या मैं आपको आंसर की बताऊँ? एग्ज़ाम के बाद 10 वेबसाइट खोल के देख लेना, इसका आंसर ये है, उसका आंसर ये है, आंसर की बना देना, कट ऑफ निकाल देना, बहुत ईजी होता है। बट जो स्क्रीन के अपोजिट साइड होते हैं, जो आप लोग हो, उनके बारे में कोई कुछ नहीं सोचता है। कोचिंग वालों को अपना कोर्स बेचना है, उस हिसाब से वो आंसर की बताते हैं, उस हिसाब से वो कट ऑफ निकाल रहे हैं। आंसर कीज़ में भी दुनिया भर की गलतियाँ हैं। मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया, एक आंसर की से उसका 85 आ रहा है, एक आंसर की से उसका 60 आ रहा है। तो वो तैयारी करे मेंस की कि प्री की या फिर कोई और एग्ज़ाम दे। इतना ज़्यादा इस वक्त दिमाग ख़राब है ना कि मेंटली स्टूडेंट्स को तोड़ के रख दिया है ये। देखो, दुनिया चाहे जो भी कहे, पेरेंट्स चाहे जो भी कहें, अल्टीमेटली ये आपकी लाइफ है।
ये पेपर देख के, ये प्रेशर देख के, ये स्ट्रेस देख के मुझे लगता है कि यूपीएससी आपका प्लान ए नहीं प्लान बी हो जाना चाहिए। एटलीस्ट उनके लिए प्लान बी हो जाना चाहिए जिनका 2 अटैम्प्ट हो चुका है। जिन भी लोगों का 2 अटैम्प्ट हो गया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो और भी ऑल्टरनेटिव्स हैं ना उनको आप देखो। 1 महीने के बाद ईपीएफओ का एग्ज़ाम आने वाला है एंड आई एम डेड श्योर कि जिनका यूपीएससी प्री में नहीं हो रहा है या फिर जो बॉर्डर लाइन पे हैं वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे ईपीएफओ में। और इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, आपको भी प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा। अपने इमोशनल साइड को आप साइड में रखो और सिर्फ ये सोचो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इस साइकिल में घुसने के बाद इससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप यूपीएससी छोड़ दो, बट मेरा सिंपली ये बोलना है कि इस वक्त अगर आपका 2 अटैम्प्ट हो गया है, 3 अटैम्प्ट हो गया है, तो इसके पीछे पागलों की तरह मत भागो। आप अपना प्लान बी देखो। आपके सामने अभी ईपीएफओ का एग्ज़ाम आने वाला है, आरबीआई का एग्ज़ाम आने वाला है, आप उसको अप्रोच करो। अगर आप जॉब छोड़ के यूपीएससी की तैयारी करने की सोच रहे हो तो बिल्कुल मत सोचो, जॉब के साथ भी यूपीएससी की तैयारी हो जाएगी। एटलीस्ट आपके दिमाग में वो प्रेशर नहीं रहेगा, स्ट्रेस नहीं रहेगा। कोई कितना स्ट्रेस लेगा यार, एग्ज़ाम से पहले स्ट्रेस लो, एग्ज़ाम देने के बाद स्ट्रेस लो, आंसर की क्या आया उसका स्ट्रेस लो, पेपर ऐसा आ गया, पेपर वैसा आ गया। तो इस तरह आप कब तक चल पाओगे। इस साल पेपर ऐसा आया है, अगली बार कुछ और आ जाएगा, उसके बाद कुछ और आ जाएगा। तो आप सिंपली भाग नहीं सकते हो। जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जो भी एक्सपीरियंस आपने गेन किया है वो कहीं नहीं जाएगा। बट ये वक्त है कि आप थोड़ा रुको, थोड़ा ठहरो और सोचो कि आपको आगे करना क्या है। पर्सनली आप मुझसे पूछो तो मैं आपको सिंपली एक बात बोलूँगा कि इस एग्ज़ाम के साथ साथ आप कुछ ऑल्टरनेट एग्ज़ाम दो। ऐसा बिल्कुल मत करना कि आप सिर्फ इस एग्ज़ाम के पीछे भागते रहो। इस बार का जो पेपर हुआ है वो आपकी औकात डिसाइड नहीं कर सकती है। मैं 20 लोग को जानता हूँ जो क्वालिफाइड हैं बट इस प्री को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो उस 2 घंटे के पेपर से आप खुद को जज बिल्कुल मत करो। जो लोग कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं वो कुछ भी मत सोचें और तैयारी में लग जाए मेंस के। क्योंकि इस बार का जो मेंस है उसमें काफ़ी लोग ऐसे होंगे ना जो लक बेस्ड आए होंगे, जिनका मेंस तैयार नहीं होगा बट उनका प्री क्लियर हो गया है। सो इस बार आपका मेंस क्वालिफाई करने का चांस बहुत अच्छा है, बशर्ते आप काम एंड कंपोज्ड माइंड से जितनी भी चीज़ें मेंस के लिए रिक्वायर्ड हैं उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। जिनका कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है या फिर जो बॉर्डर लाइन पे हैं, जिनको डाउट है कि उनका कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं होगा, वो क्या कर सकते हैं, अगर उनको 2024 का अटैम्प्ट देना है तो ऑप्शनल पढ़ना स्टार्ट कर दें। और जिनका 2 या 3 अटैम्प्ट हो गया है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई ऑल्टरनेट एग्ज़ाम देखना स्टार्ट कर दो। चाहे आप ईपीएफओ का देखो, चाहे आईबीपीएस पीओ का देखो, चाहे आरबीआई का देखो, चाहे आरआरबी का देखो, बट देखना सिर्फ यूपीएससी को लेकर मत बैठे रहना। एक बार आप कोई एग्ज़ाम निकाल लो, फाइनेंशियल स्टेबल हो जाओ, फिर आराम से आप यूपीएससी देते रहना। ज़िंदगी मत बनाना इस एग्ज़ाम को। ज़िंदगी बहुत अच्छी है और इससे बहुत आगे है। और जो ये 2 घंटे का पेपर हो गया वो ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप लाइफ में फ़ेल हो या पास हो। मैं हमेशा आपके साथ हूँ यार। कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको क्वेरी हो, इवन अगर आपको अपने पेरेंट्स को भी कुछ समझाना हो, कुछ बात कराना हो, तो आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं पर्सनली बात करूँगा। क्योंकि आपकी सिचुएशन वही समझ सकता है जो आपके शूज़ में हो, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो एक्सपीरियंस किया हो। आगे क्या करना है आपको, मेंस की तैयारी कैसे करनी है, अगर आपको ईपीएफओ देना है तो इस 1 महीने में ईपीएफओ की तैयारी कैसे करें, इन सब की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में ये चाहता हूँ कि आपके मन में जो कुछ भी हो, चाहे अपने करियर को लेके, अपने अटैम्प्ट को लेके, जो बात आप किसी को नहीं बता सकते हो, जो बात आप किसी से नहीं बोल सकते हो, उसको कमेंट करो, उसको बोलो। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे पास कोई नहीं था सुनने वाला, बट आप सभी के साथ मैं हूँ।